सोचने वाली बात है। क्या एक किताब का कवर हजारों साल पुरानी कहानी बता सकता है? चलिए आज एक डिटेक्टिव की तरह सोचते हैं, और हमारे पास सुराग के तौर पर है सिर्फ ये एक पन्ना। देखते हैं ये हमें कहाँ तक ले जाता है। तो ये है वो हमारा मेन क्लू, हरिवंश पुराण का कवर। अब देखिए, पहली नजर में तो ये बस एक टाइटल पेज ही लगेगा, है ना? लेकिन असल में ये एक टाइम कैप्सूल जैसा है। इसके अंदर सदियों का सफर बंद है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर एक किताब का कवर क्या कहानी बताता है? चलिए इस एक पन्ने के राज को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ छिपा हुआ है। तो इस कवर को ना एक मैप की तरह समझिए। यहाँ लिखा हर एक शब्द, हर एक नाम, वो एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन। और ये मैप हमें इस ग्रंथ की यात्रा पर ले जाएगा, उसके प्राचीन अतीत से लेकर सीधे आज के डिजिटल दौर तक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। याद रखिए, इस कवर पर जो कुछ भी लिखा है, एक एक शब्द, एक एक नाम, वो एक पहेली का हिस्सा है। और आज हम इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सुराग से, और वो है इसका शीर्षक। सिर्फ शीर्षक पढ़ने से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ग्रंथ इतनी बड़ी साहित्यिक परंपरा में आखिर फिट कहाँ होता है। जरा गौर से देखिए इन शब्दों को, महाभारत, खिलभाग, हरिवंश। अब इसमें ये जो शब्द है ना, खिलभाग, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो खिलभाग का मतलब होता है एक परिशिष्ट, या कहें तो सप्लीमेंट। मतलब एक ऐसा हिस्सा जो मुख्य ग्रंथ को पूरा करता है या उसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है। तो सोचिए, एक छोटा सा शब्द और कितनी बड़ी बात बता गया। इससे साफ हो जाता है कि हरिवंश कोई अलग सी किताब नहीं है। ये तो महाकाव्य महाभारत का ही एक विस्तार है। उसी की कहानी को आगे बढ़ाता है या पूरा करता है। ओके, शीर्षक का राज तो खुल गया। अब अगले सुराग की तरफ चलते हैं, और ये सुराग हैं वो लोग जिन्होंने इस ग्रंथ को बनाया और फिर आम लोगों के लिए समझाया। शीर्षक के ठीक नीचे हमारा ध्यान जाता है लेखकों पर। और यहाँ एक नहीं, दो नाम हैं। एक है प्राचीन ऋषि और दूसरे एक आधुनिक विद्वान। कितनी कमाल की बात है। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता है। तो यहाँ भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने मूल ग्रंथ लिखा, और फिर सदियों बाद आते हैं पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री, जिन्होंने इसकी हिंदी में टीका यानी कमेंट्री लिखी। क्यों? ताकि आज के पाठक, हम जैसे लोग, इसको आसानी से समझ सकें। प्राचीन लेखक हो गए, आधुनिक कमेंटेटर भी हो गए। अब हम इस किताब की यात्रा के अंतिम चरण में आते हैं, वो हिस्सा जो इसकी कहानी को सीधा 21वीं सदी में ले आता है। और उसके लिए हमें कवर के बिल्कुल नीचे देखना होगा। ये हिस्सा हमें सीधे आज के दौर में सचमुच जंप करा देता है। यहाँ हमें इस ग्रंथ के डिजिटल संरक्षक का नाम मिलता है और तारीख भी। ये तारीख देखिए, 2014। एक तरफ हजारों साल पुराना ग्रंथ और दूसरी तरफ ये तारीख जो बस कुछ साल ही पुरानी है। ये चीज़ याद दिलाती है कि कैसे इस प्राचीन विरासत को अभी हाल ही में तकनीक की मदद से भविष्य के लिए सहेज लिया गया है। तो देखा कितनी खूबसूरती से ये एक पन्ना इस ग्रंथ की पूरी जीवन यात्रा बता देता है, उसकी पौराणिक शुरुआत से लेकर आधुनिक व्याख्या तक, और फिर उसके डिजिटल वर्तमान तक, सब कुछ बस इस एक पन्ने पर। तो ये पूरी यात्रा जो इस एक कवर पे लिखी है, इसका आखिर महत्व क्या है? हमें इससे ज्ञान के संरक्षण के बारे में क्या सीखने को मिलता है? पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। एक प्राचीन ऋषि से सफर शुरू हुआ, एक आधुनिक विद्वान तक पहुंचा, और फिर एक डिजिटल पुरालेखपाल तक। यह एक अटूट श्रृंखला है ज्ञान की, नॉलेज की। और शायद इसका केंद्रीय संदेश यही है कि इस ज्ञान को बचाने की जिम्मेदारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होती रहती है। माध्यम बदलते रहते हैं, कभी ताड़पत्र, कभी कागज, और आज एक PDF फाइल। लेकिन हर पीढ़ी ने अपनी भूमिका निभाई है। तो आज ये प्राचीन ज्ञान हमारी स्क्रीन पर जिंदा है, लेकिन सोचिए, ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। असल में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ज्ञान को संरक्षित करने का अगला तरीका क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, हमारी पीढ़ी इस विरासत को आगे कैसे ले जाएगी।